गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मंडे से ऑनलाइन क्लास फिर से शुरू हो गई है। यानी कि अपन ने 10th क्लास में एक चैप्टर पहले कर भी लिया था, उसके 17 वीडियो हैं। अगर कोई बंदा नया है तो पहले वो चैप्टर भी देख लें। साथ ही आज अपन पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। पहला चैप्टर का भी एक पार्ट मैंने पहले डाला था एक बार, पहले उसको भी देखना है। जो देख रखा है वो कोई बात नहीं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, एक बार उसको भी देखना है। उसके बाद आपको इस चीज़ को देखना है, ठीक है। अब बात ये आती है कि अब अपनी स्टडी बिल्कुल कंटिन्यू चलेगी। आपको पता है क्यों हम 31 तारीख तक, जैसे 31 जुलाई तक गवर्नमेंट का आदेश है कि स्कूल में नहीं आ सकते, इसलिए अपन कुछ जुगाड़ करते हैं कि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं आए। जिनके पास अवेलेबल है वो कोशिश करें और इसको करें। अच्छा, जो दे रखा है कि उसको नोट करें, इन चीज़ों को नोट करें। इससे पहले अपन ने पहला चैप्टर था मानव स्वास्थ्य और भोजन, तो भोजन के बारे में अपन ने पहले एक पार्ट में कर लिया था। आज अपन मानव स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो नए बच्चे हैं वो पहले वो वाला वीडियो देखें। और अब अपन, आपके पास सबने बुक खरीद ली होगी, आपका कोर्स वही है जो पहले था। तो अब उन बुक्स को उठाओ और जो आपका 3rd पेज है यानी कि मानव स्वास्थ्य है, मानव स्वास्थ्य से आप बुक को ओपन करो और वहाँ से आप स्टडी चालू करो। जैसे कोई मेन पॉइंट होते हैं उनको आप नोट भी करो और साथ साथ में उसको रीड करते चलो बुक को, और एक बार इसको सुनते जाओ, देखते जाओ, ठीक है। थैंक यू। तो अब देखो वीडियो आप मज़े से, ठीक है। हाँ, तो अपन इससे पहले भोजन के बारे में पढ़ चुके थे कि ह्यूमन बींग्स को कैसा भोजन करना चाहिए और किस प्रकार के भोजन का क्या दुष्प्रभाव होंगे और उनके क्या रोग होंगे। अब अपन मानव स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे, ह्यूमन हेल्थ के बारे में बात करेंगे कि ह्यूमन हेल्थ में कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी चीज़ों से कैसे कैसे उसका स्वास्थ्य बिगड़ता है और कैसे क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं मानव स्वास्थ्य के अंदर पीने योग्य पानी के गुण, यानी कि अपन जो पानी पीते हैं उसमें कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, उसके कौन कौन से गुण होने चाहिए। वह साथ ही बात करेंगे कि दूषित पानी के दुष्प्रभाव, यानी कि अगर अपन दूषित पानी पिएंगे तो उसके क्या दुष्प्रभाव होंगे, है ना। यानी मेन तो क्या है, पीने योग्य पानी के गुण की बात करेंगे और साथ ही में क्या करेंगे, दूषित पानी के दुष्प्रभाव, प्रॉपर्टी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि ड्रिंकिंग वाटर का मतलब क्या हुआ, पीने का पानी। एंड हार्मफुल इफेक्ट, हार्मफुल इफेक्ट का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, दूषित यानी कि दुष्प्रभाव। एंड पोल्यूटेड वाटर, है ना, दूषित पानी की बात करेंगे। देखो, यानी कि हम इंसान इतने कम उपलब्ध जल के स्रोत का इस तरह से दोहन कर रहे हैं। देखो, पहले तो ये जल के बारे में लंबी चौड़ी कहानी सुनाएगा कि जो ह्यूमन बींग्स होता है वो पीने योग्य पानी जो है वो बहुत ही कम है, यूँ समझ लो। लेकिन फिर भी इंसान अपनी आवश्यकताओं के लिए या आवश्यकताओं से अधिक इन चीज़ों का दोहन कर रहा है, यानी कि उनको ज़्यादा वेस्ट कर रहा है पानी को। यानी ऐसा रहा तो आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा एक तरह से, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि हम इंसान अगर ऐसा करे, यानी कि क्या, इतने कम स्रोत में उपलब्ध जल का अगर अति दोहन करे तो जल्द ही हमारे सामने जल संकट अपने विकराल रूप में मौजूद होगा। यानी क्या हुआ इसका मतलब, यानी कि जो भी हमारे वाटर के शॉर्टेज हैं, यानी कि जहाँ से हमको जल प्राप्त हो रहा है, चाहे वो आपका नदी, तालाब, कुएं, बावड़ी जो भी हैं, पीने योग्य पानी में जो भी स्रोत आपका आता है, वहाँ से अगर हम बहुत ज़्यादा मात्रा में जल का अति दोहन कर लेंगे, अति दोहन का मतलब आवश्यकता से ज़्यादा यूज कर लेंगे, तो आने वाले समय में जल अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी और पीने योग्य पानी तक नहीं बचेगा। तो इसलिए पानी का सदुपयोग करें और कोशिश करें कि वेस्टेज पानी को भी आप रिसाइकिल करके पुनः उपयोग में ले सकें। इस तरह की टेक्निक्स पे बहुत जोर दिया जा रहा है। कौन कौन सी होती हैं वो भी बताएंगे आपको। तो कहना चाहता है, हमारे उपयोग का लगभग सारा जल नदियाँ, झीलों या भूमिगत स्रोत से आता है। कहाँ से आता है, या तो नदियों से आता है या झीलों से आता है या भूमिगत स्रोत। भूमिगत स्रोत के अंदर क्या होता है, ये आपकी जो
कुएँ हैं, हैंडपम्प है, नलकूप है, बोरिंग वगैरह जो हैं, ये भूमिगत यानी कि भूमि के अंदर स्थित जो जल है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, हम जल के उपयोग के साथ उसे दूषित भी करते हैं। देखो अब आपने लगभग सबने किताबें खरीद ली होगी, तो बुक्स भी साथ रख सकते हो आप, और साथ में इसको एक बार इसको देख लो, फिर बाद में जो कमी आती है वो टिक लगाना होता है, नोट करना होता है, वो साथ में बुक में भी कर लोगे आप। ठीक है, हम जल के उपयोग के साथ उसे प्रदूषित भी करते हैं, यानी कि एक तो हम जल का प्रयोग भी करते हैं। जैसे हम कहीं नहाने गए, ठीक है, वहाँ खूब सारा पानी भरा है, हमने वहाँ 4 बाल्टियाँ डाली, या हो सकता है कई लोग उसमें खुद में कूद रहे हैं, नहा रहे हैं, शैम्पू लगा रहे हैं, उसको मतलब यूज तो यूज कर रहे हैं, लेकिन उसको पूरे को वेस्टेज यूज कर रहे हैं। ये भी नहीं देख रहे हैं कि इनको कोई दूसरा भी उपयोग करेगा, यानी कि इस तरह से पानी को अपन पागलपनों की तरह इस तरह से उपयोग कर रहे हैं कि आप पूछो मत। तो ये बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी आने वाले समय में। ठीक है, इसी तरह हम क्या बोला जा रहा है, द्विधारी तलवार, इसी तरह हम द्विधारी तलवार से अपने जीवनदान पर वार कर रहे हैं। देखो क्या बात की है कवि ने, ये कहना चाहता है कि अगर इस प्रकार से, एक तो हम क्या, द्विधारी तलवार का मतलब क्या हुआ, एक तो हम पानी को आवश्यकता से अधिक यूज कर रहे हैं, दूसरी चीज़ जो पानी वहाँ पे है उसको हम प्रदूषित और कर रहे हैं, उनको बेकार और कर रहे हैं, यानी कि उसको किसी के लायक ही नहीं छोड़ रहे। तो देखो द्विधारी तलवार से जीवनदाता पर वार कर रहे हैं। जीवनदाता किसको बताया गया यहाँ पे, इस पानी को बताया गया, जल को बताया गया, क्योंकि आपको पता है जल है तो जीवन है, यानी कि जल ही जीवन है। तो ये जीवनदाता पे अगर अपन वार कर रहे हैं, वो भी द्विधारी तलवार से, तो ये तो खुद की मूर्खता होगी ना। तो कोशिश करें कि अपन पानी को, अच्छा कभी कभार होता क्या है एक्चुअल में, सबसे सामने बड़ी जो समस्या है वो पानी बचाना नहीं है। मेरे ख्याल सबसे बड़ी समस्या है यार मेरे एक के करने से क्या होगा। अरे भाई अपन एक थोड़ी है, अगर हम ऐसे ऐसे सोचेंगे एक के करने से क्या होगा, है ना, ऐसे सब सोचते हैं। सब सोचो मत, बचाने की कोशिश करो। ठीक है, जल की उपयोगिता की चर्चा करना व्यर्थ है, यानी कि अगर अपन बात करें जल की क्या उपयोगिता है, तो ये तो बताना ही बेकार है। बेकार मतलब सब जानते हैं कि लाइफ में ये बात सब जानते हैं कि लाइफ में जल की उपयोगिता क्या होती है। ठीक है, यदि कहूँ कि जल ही जीवन है, आपने सुना होगा कि यदि कहूँ कि जल ही जीवन है तो अतिशयोक्ति नहीं पड़ेगी, यानी कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैं अगर ये कह दूं कि जल ही जीवन है, बिल्कुल ट्रू है। आप एक दिन भी जल के बिना नहीं रह सकते, खाने के बिना आप रह सकते हो, कुछ भी खाना पीना आप रह सकते हो, बट आप जल के बिना नहीं रह सकते। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जीवन के लिए ऑक्सीजन के बाद जो दूसरा घटक है वो एक जल है। क्या है? जल है, यूँ मान सकते हैं आप। जल का उपयोग पीने, जल का उपयोग कैसे कैसे करते हैं अपन? जल का उपयोग पीने में करते हैं, भोजन बनाने में करते हैं, नहाने में करते हैं, बर्तन में कपड़े धोने में, कृषि उद्योगों में। ये बहुत ही जल के डेली लाइफ में होने वाले बहुत सारे यूजेज हैं, इसके उपयोग हैं। ठीक है, लेकिन एक बात है, जल पृथ्वी पर पाई जाने वाली एकमात्र ऐसी चीज है जो पदार्थों की तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। पदार्थों की तीनों अवस्था में पाई जाती है। और तीनों अवस्थाओं का मतलब क्या है यहाँ पे? जैसे कि ठोस जो बर्फ रूप में होता है, जैसे कि तरल जो जल रूप में होता है, और गैस जल वाष्प रूप में होता है। जैसे जल को गर्म किया जाता है तो वो वाष्प में बदल जाता है, लेकिन तीनों को एक ही रासायनिक सूत्र होता है अपनी भाषा में, H2O। जैसे आपने जल का नाम सुना होगा, और जल का सूत्र की बात करते हो तो जल का अणुसूत्र क्या होता है? H2O होता है। क्या होता है? H2O। अब चाहे वो कोई से भी फॉर्म में हो, इन सब में H2O ही होता है। जैसे कि ये होगा, इसके सॉलिड बोल देते हैं, एस लिख देते हैं इसके पास में। ये जो है लिक्विड लिख देते हैं, इसको अपन जी गैस लिख देते हैं। इस प्रकार से फॉर्मेट अलग बात है, बट जल है जो तीनों फॉर्मेट में बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तीनों रूपों में एक साथ प्राकृतिक तौर पर मौजूद होता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, सब जानते हैं। जो जल हमें मिलता है उसमें कई तरह के कण व सूक्ष्म जीव भी होते हैं। हाँ, इसमें भी कोई वो नहीं है। जो अपने को वाटर मिल रहा है पीने के लिए, उसमें कई प्रकार के मिनरल्स होते हैं, कई प्रकार के उसमें आपके सूक्ष्म जीव होते हैं। उनमें से कुछ हमें फ़ायदा भी पहुंचाते हैं तो कुछ हमारा नुकसान भी कर लेते हैं। जैसे काफ़ी टाइम से हो जाता है तो उसमें ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी जल के अंदर, तो
उसके अंदर कुछ अगर ऐसे बैक्टीरिया पनप जाएंगे जो अपनी बॉडी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे अपन पीने योग्य जल में निम्न गुण होने चाहिए, यानी कि क्वेश्चन यहाँ से बनता है पीने योग्य जल में कौन से गुण होने चाहिए, है ना। तो पीने योग्य जल में कौन कौन से गुण होने चाहिए, ये मेन बात होती है। एक तो सबसे बड़ी अपन क्या कर रहे हैं, आजकल जो आरओ लगा रखे हैं ना, आरओ वाटर फिल्टर पानी, वैसे देखा जाए तो उसमें भी पीने योग्य गुण नहीं है, क्योंकि अगर पानी की हर चीज़ जो फिल्टर ही हो जाएगी तो पानी भी एक तरह से पीने योग्य नहीं हो जाएगा। अपन चाहे भले कुछ भी सोचे, पीने योग्य पानी क्या है ना। मेरी नज़र में आरओ का पानी भी पीने योग्य नहीं है, हमारी बॉडी के लिए आवश्यक नहीं। आप किसी भी डॉक्टर से सलाह ले लेना, वो भी यही कहेगा, है ना। अब देखो बात अपन कर लेते हैं, जल में आँखों से दिखने वाले कण और वनस्पति नहीं हो, हानि पहुँचाने वाले सूक्ष्म जीव नहीं हो, जल का पीएच संतुलित हो, जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली हो। देखो ये चीज़ें जल की योग्य जल का एक बहुत बड़ा एक चीज़ बना पा रही है और एक बता रही है कि पीने योग्य जल में क्या क्वालिटी होनी चाहिए। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं तो वाटर ऐसा होना चाहिए ट्रांसप्लांट, जैसे अपन कांच के गिलास में उस जल को भरें तो अपने को किसी प्रकार का मतलब ऐसे गंदला सा जल नहीं दिखना चाहिए कि यार इसमें क्या है, इस बिल्कुल ट्रांसप्लांट ऐसे दिखना चाहिए कांच की तरह कि हाँ बिल्कुल पानी साफ है, पहला गुण तो हुआ। फिर वनस्पति नहीं हो, वनस्पति का मतलब ऐसे नहीं है कि छोटे छोटे घास कीटाणु ऐसे कुछ भी नहीं हो, बिल्कुल ऐसे फिल्टर का मतलब जैसे कि अपन उसको कपड़े से छाने तो ऐसे बिल्कुल कुछ में आना नहीं चाहिए, मतलब बिल्कुल साफ फ्रेश पानी हो। या हानि पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीव, यानी कि उसमें ऐसे बैक्टीरिया नहीं हो को हमारे को हानि पहुंचा दे, है ना, इस प्रकार के बैक्टीरिया नहीं हो। या फिर जल का पीएच जो है वो संतुलन होना चाहिए। देखो जल का पीएच संतुलन होने का मतलब है जो उदासीन जल होता है उसका पीएच 7 होता है। पीएच स्केल भी बताएंगे आपको, पीएच स्केल क्या चीज़ होता है। जैसे जैसे पीएच कम होता है उसकी अम्लता बढ़ती है और जैसे जैसे पीएच ज़्यादा होता है उसकी क्षारीयता बढ़ती है। आपने अम्ल और क्षार सुना होगा, तो जल यहाँ पे अपन उदासीन जल होता है, शुद्ध जल होता है, वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। या जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली होनी चाहिए। अगर जल में ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, और वो ऑक्सीजन की कमी क्यों आती है, जब उसके अंदर सूक्ष्म मतलब कि या तो आपकी वनस्पति यानी कि छोटे छोटे पौधे या छोटे छोटे उसमें जीवाणु, तो वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर लेते हैं और जल में उपस्थित ऑक्सीजन में कमी ला देते हैं, तो वहाँ से पानी में थोड़ा स्मेल आने लगता है, पानी सड़ने लगता है। आपने कभी देखो गंदा पानी भरा होता है, उसमें कुछ जीवाणु या कुछ छोटे छोटे पेड़ उग जाते हैं पानी में, फिर वो पानी ऐसे स्मेल सा देने लगता है, वो ऑक्सीजन की कमी से देने लगता है, क्योंकि वहाँ के जल में ऑक्सीजन की कमी आ गई है, क्योंकि उसके अंदर जीव और वनस्पति उत्पन्न हो गई है। तो वो क्या कर लिए, उस जल का इस्तेमाल कर लिए, यानी कि जो वाटर के अंदर उपस्थित ऑक्सीजन है उसमें से ऑक्सीजन को खींच लिए। तो ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए उस पानी के अंदर, ऐसा पानी अपने लिए पीने योग्य पानी होता है। हमारा शरीर कई तरह की जिम्मेदारियां निभाता है। हमारा शरीर आपको पता है कई तरह की जिम्मेदारी निभाता है, हमसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हम आलस कर सकते हैं, हमारा हार्ट आलस नहीं कर सकता, हम आलस करते हैं, हमारा ब्लड सर्कुलेशन, हमारे पाचन तंत्र, हमारा श्वसन तंत्र, ये सब कुछ मिलकर हमारे बॉडी को एक समन्वय करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। क्योंकि जो अगला चैप्टर है वो मानव तंत्र ही है, उसमें बहुत सारे मानव तंत्र पढ़ेंगे, मानव उसके ह्यूमन बींग्स के सिस्टम पढ़ेंगे उसके अंदर कि कौन से तंत्र का क्या प्रॉफिट होता है और कैसे कैसे एक पूरी बॉडी को कोऑर्डिनेट करते हैं, कैसे समन्वय करते हैं, और एक मतलब एक पूरी बॉडी संचालन होती है, उसमें कितने कितने तंत्र काम करते हैं। तो उसमें जल बहुत ही बड़ा रोल निभाता है, चाहे वो ब्लड सर्कुलेशन हो, चाहे वो आपका डाइजेशन सिस्टम हो, कोई भी सिस्टम हो, उसमें पानी का एक बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल ध्यान रखना इस बात का। जल है तो जीवन है। जल इस काम में शरीर की मदद करता है, जल इस काम में शरीर की मदद करता है। शरीर की समस्त उपापचयी क्रियाएं जल के द्वारा ही संपादित होती हैं। इसीलिए डॉक्टर भी अक्सर मशवरा देते हैं मतलब कि राय देते हैं, सलाह देते हैं कि एक दिन में कम से कम 8 गिलास पानी पीना चाहिए। और अभी तो 8 क्या, आप 10-12 भी पी सकते हो, बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ रही हैं। ठीक है, यदि आपका शारीरिक श्रम ज़्यादा करते हो तो आपको ज़्यादा मात्रा में पानी पीना चाहिए। शारीरिक श्रम में क्या होता है, पसीना आ जाता है, इसके चक्कर से जल बहुत ज़्यादा वहाँ पे यूज होता है बॉडी को, तो पानी पीना चाहिए ना। तो वहाँ आपको और अधिक पानी पीने की आवश्यकता
पड़ेगी। तो जल आपके लिए पूरी बॉडी में जल बहुत, ऐसे कम नहीं होता इसमें जल की पानी की कमी हो गई, ऐसे में डिहाइड्रेशन हो गया, फिर ग्लूकोज चढ़ा देंगे डॉक्टर के लिए, अरे वो भी जल ही है। एक्चुअल में क्या है, वाटर हमारे बॉडी के लिए सारे तंत्र, ऐसे कोई सा सिस्टम नहीं है कि उसके लिए अपने को पानी की आवश्यकता नहीं होती। तो इट मीन्स पानी अपने शरीर के लिए पानी बहुत ही आवश्यक चीज़ है। तो ये बहुत सारी जिम्मेदारियां निभा रहा है, इसके पीछे शरीर में बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं, सही मात्रा में पानी पीने से शरीर का अपचय सही रहता है, सही तरीके से काम करता है। प्रत्येक दिन में अपने को कितना पानी पीना चाहिए, प्रत्येक दिन 8 से 10 गिलास पानी पीने से शरीर में रहने वाले जहरीले पदार्थ भी बाहर निकल जाते हैं। देखो ये क्या कहना चाहता है अगर अपन प्रतिदिन 8 से 10 गिलास पानी पीते हैं, ठीक है, तो उससे हमारे शरीर में कुछ जहरीले पदार्थ, यानी कि कोई भी ऐसे आर्सेनिक है, ऐसे लेड है, कुछ भी ऐसे कुछ भी जहरीले पदार्थ XYZ जो भी है, तो हमारी बॉडी से स्वतः ही वो घुल घुल के यानी कि उनमें डिजोल्व हो जाते हैं, और यूरिन के द्वारा, मूत्र के द्वारा या पसीने के द्वारा, जो भी है जिस भी, वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं और हमें रोग मुक्त बना देते हैं। तो पानी एक बहुत बड़ा रोल निभाता है अपनी बॉडी में, इसलिए तो कहा जाता है जल ही जीवन है, वरना ऐसे थोड़ी कोई ऐसा उसको जीवन की संज्ञा दे देगा। सोचो, जीवन की संज्ञा ऐसे थोड़ी दे देते हैं। वो बात अलग है, हम किसी को ऐसे बोल देते हैं तू मेरी लाइफ है या मैं तेरा लाइफ हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। जल जीवन है, इस बात का ध्यान रखना आगे से, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे अपन ने जल के बारे में बहुत चीज़ें पढ़ रही हैं कि कौन कौन सा जल किस टाइप का है, किस टाइप का नहीं है, ठीक है। हाँ, और अगर अपन इतने 8-10 गिलास पानी रोज़ पिएंगे तो क्या होगा, जिससे शरीर जो है वो रोग मुक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जिससे शरीर क्या होगा, रोग मुक्त हो जाएगा। और क्या होगा, शरीर में पर्याप्त मात्रा में पानी रहने से शरीर में चुस्ती, ऊर्जा बनी रहेगी, थकान का एहसास नहीं होता है। पानी से शरीर में रेशों यानी कि फाइबर की पर्याप्त मात्रा कायम रहती है, ठीक है। पानी से शरीर में रेशों यानी कि फाइबर की पर्याप्त मात्रा कायम रहती है, जिससे बॉडी में आलस नहीं आता और हमें काम करने में मतलब एनर्जी मिलती है, और एनर्जी होगी तो हमें काम करने का मज़ा भी आएगा, ठीक है। जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। देखो ये बहुत बड़ी, इसका भी चैप्टर है, सेकंड के बजाय थर्ड चैप्टर इसका रोग प्रतिरोधक क्षमता का भी होता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता का मतलब है कि हमारे शरीर में पहले से उत्पन्न ऐसे एंटीबॉडीज़, यानी कि यूँ समझ लो हमारे शरीर में उत्पन्न ऐसे पहले से डॉक्टर होते हैं, यानी कि एंटीबॉडीज़ होती हैं जो बाहर से आने वाले एंटीजन यानी कि रोगाणुओं को लड़ने की क्षमता रखती हैं। यानी कि हम ऐसे छोटी छोटी बातों में बीमार नहीं होते हैं। छोटी छोटी बातों का मतलब जैसे छोटी छोटी बातों में नाराज़ हो जाते हैं, यानी कि सहन शक्ति नहीं है, यानी कि उनका सहन शक्ति कमज़ोर है। और ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों यानी छोटे छोटे वायरल से, जुकाम से, धूप से, ऐसे छोटी छोटी चीज़ों से अपन बीमार पड़ गए, इसका मतलब हमारा प्रतिरोधक सिस्टम सही नहीं है। तो जिनका प्रतिरोधक सिस्टम होता है उनमें छोटी छोटी चीज़ों की कोई ऐसी नहीं होती है कि ऐसे ख़राब हो जाएंगे। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होने का मतलब है हमारा शरीर और रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता अधिक रखता है, ठीक है। और बीमारियां होने का खतरा भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रचुर मात्रा में पानी पीने से शरीर में अनावश्यक चर्बी जमा नहीं होती। अनावश्यक चर्बी का मतलब जैसे मोटापा हो जाता है ना, तो उससे क्या होता है, वो अगर अनावश्यक चर्बी उस पानी के माध्यम से, एक तो पानी एक तो सीमित मात्रा में पानी पिएंगे तो डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा, तो एक्स्ट्रा चर्बी होगी नहीं बॉडी में, है ना। और जल के लिए तो मैंने एक वीडियो अलग से भी बना रखा था, इसी के अंदर अपने वीडियो में ही है, हाउ टू बेटर हेल्थ, यानी कि हम अच्छा स्वास्थ्य कैसे बनाएं उसके बारे में, खाने पीने के बारे में, पानी पीने का सही तरीके के बारे में एक अलग से वीडियो बनाया हुआ था अपना, वो भी देख सकते हो आप अगर ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो। बीमारी तो पानी हमारे शरीर के लिए कितना आवश्यक है ये बात आप धीरे धीरे समझ ही गए होंगे, ठीक है। उचित मात्रा में पानी पीने से शरीर में किसी प्रकार की एलर्जी, किसी भी प्रकार की क्या होगी, एलर्जी होने की आशंका कम हो जाती है। साथ ही फेफड़ों में संक्रमण, अस्थमा और आंत की बीमारियां आदि भी नहीं होती। देखो सबसे बड़ा रोग जो है पानी पीने के तरीके से है कि पानी किस तरह से पिया जाए, कब पिया जाए, कब नहीं पिया जाए, पानी कैसा पिया जाए, पानी को कैसे पिया जाए। पानी कैसा पिया जाए मतलब कि ठंडा पिया जाए, गर्म पिया जाए,
फ़िल्टर पिया जाए, नॉर्मल पिया जाए, और कब पिया जाना चाहिए, कैसे कब भी और कैसे भी। यानी पानी हमारे शरीर में एक बहुत बड़ा एक नेटवर्क है, बहुत बड़ा जाल है, बहुत बड़ा रोल निभाता है पानी, सबसे बड़ी। इसी से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां होती हैं, क्योंकि ये सब डिपेंड करता है पेट पे, और पेट की बीमारियां सबसे ज़्यादा होती हैं। भले ही अपने को धीरे धीरे उनका एक स्लो पॉइजन की तरह एक धीरे धीरे इफेक्ट भले ही इनका पड़ता होगा त्वचा में, लेकिन पेट की बीमारियां बहुत सारी शुरू हो जाती हैं, और वो पानी के सही तरीके से इस्तेमाल से नहीं होती। पानी कब पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, ये सब बहुत बड़ा एक रोल होता है हमारे शरीर में पानी के केस में, तो उनका अपने को पालन करना चाहिए। नियमित भरपूर पानी पीने से पथरी होने का खतरा भी टल जाता है। पथरी नाम सुना है, स्टोन हो जाता है कि नहीं, पथरी का नाम सुना होगा आपने। पर्याप्त मात्रा में पानी पीने वाले को सर्दी जुकाम जैसे रोग नहीं घेरते। यानी कि जो अच्छा पानी, पर्याप्त मात्रा में पानी पीते हैं, उनके छोटे मोटे रोग, यानी कि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही उच्च होती है, तो इनमें ऐसा नहीं होता। अब बात कर लेते हैं अपन उस चीज़ की जिसके लिए अपन बात कर रहे थे कि इसके दूसरा टॉपिक था उसके अंदर कि दूषित जल के क्या दुष्प्रभाव हैं। नाम ही दूषित जल है तो दुष्प्रभाव तो होंगे ही, ठीक है। पोल्यूटेड वाटर के क्या हार्मफुल इफेक्ट है, ठीक है, तो इस पे भी अपन चर्चा कर लेते हैं। पहले तो कि दूषित पानी है ही क्या, दूषित पानी की बात कर लेते हैं कि दूषित पानी क्या चीज़ है। देखो, सबसे पहली बात ये आ रही है कि यदि पीने का पानी दूषित है तो कई बीमारियां चपेट में ले सकते हैं। यानी कि पानी अच्छा होना चाहिए, जैसे भी बताया पीने योग्य पानी में ये गुण होने चाहिए, और जिस पानी में ये गुण नहीं हो तो पानी दूषित ही है। यानी कि बहुत पुराना पानी, या उसमें छोटे छोटे बैक्टीरिया पनप गए, छोटी छोटी वनस्पति पनप गई, उसका पीएच सही नहीं है, पानी मतलब ट्रांसप्लांट नहीं है, ट्रांसप्लांट का मतलब पानी साफ नहीं दिख रहा है, क्लियर नहीं है, तो उसमें कई प्रकार के इस प्रकार से दूषित पानी मान लेते हैं, और ये पानी की क्वालिटी को ख़त्म कर देता है, ठीक है, जिससे अपन अगर यूज करेंगे तो हमारे शरीर में बीमारियां भी उत्पन्न हो जाएंगी। ये बीमारियां पानी में रहने वाले रोग कारक सूक्ष्म जीवों के कारण ही होती हैं, जो पानी के साथ शरीर में प्रवेश कर जाती हैं, जिसमें विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कृमि आदि प्रमुख। अब देखो, ये जो नाम ले रहा हूँ ना मैं, ये विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कृमि, ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि हमको दिखाई नहीं देते कि हम पी भी रहे हैं, बट उसमें हैं, ठीक है, प्रमुख हैं, जिनकी वजह से हैजा, पेचिस जैसी बीमारियां आसानी से हमारे क्या कर लेती हैं, किसी को भी शिकार बना सकती हैं। गंदे पानी से कई प्रकार की संक्रामक बीमारियां फैलती हैं, और गंदे पानी से वायरल संक्रमण, गंदे पानी से क्या हो जाता है, वायरल संक्रमण भी हो जाता है। वायरल संक्रमण का कारण हेपेटाइटिस, फ्लू, कोलेरा, टाइफाइड और पीलिया जैसी खतरनाक बीमारियां होती हैं। देखो, तो पानी बिल्कुल हमेशा साफ ही पीना चाहिए। बालों या नारू रोग, देखो ये बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। नारू रोग, इसका क्वेश्चन बनता है, ये अंडरलाइन कर लो, अंडरलाइन नहीं याद ही कर लो इसको, तो पूरे टॉपिक को। बालों या नारू रोग एक समस्या, एक समय राजस्थान में गंभीर समस्या थी। इसका रोगजनक कौन है, ड्रैगनकुलस मेंडिनिसिस, ये ध्यान रखना, नामक कृमि है। इसकी मादा कृमि अपने अंडे सदैव परपोषी, यानी कि मनुष्य के शरीर के बाहर जल में देती है। ये क्या करती है, इस प्रकार का एक ये क्या है, कृमि है, यानी कि एक जीव ही है, छोटा सा यूँ समझ लो। तो ये क्या करता है, इसकी जो मादा कृमि होती है, यानी कि नर और मादा आप जानते हो, तो मादा कृमि होती है वो क्या करती है, परपोषी होती है, यानी कि ये जल में इस प्रकार से अंडे देती है, और फिर उसी प्रकार के पानी को अगर पी लेते हैं तो ये क्या करता है, नारू रोग के नाम से जाना जाता है। किस रोग के नाम से जाना जाता है, नारू रोग, यानी कि बालों का रोग है, ठीक है, बाला या नारू रोग के नाम से जाना जाता है। इसकी मादा कृमि अपने अंडे सदैव परपोषी मनुष्य के शरीर के बाहर जल में देती है। ऐसे दूषित जल के उपयोग से ये रोग दूसरे लोगों में भी फैल जाता है। फिर सरकार ने इसके केस में क्या किया था, नारू उन्मूलन कार्यक्रम के प्रयासों से सन 2000 के पश्चात इसका कोई रोगी नहीं पाया गया, परंतु फिर भी इस रोग की पुनः उद्भवन को रोकने एवं जलजनित रोगों से बचाव हेतु पानी को छानकर, उबालकर एवं ठंडा करके पीना चाहिए।
यानी अपने को लगता है कि पानी दूषित है, तो पहले उसको क्या करेंगे अपन, उस पानी को करना क्या चाहिए, सबसे पहले उस पानी को छानो, ताकि उसमें से अपनी जो फिल्टर होता है, चाहे बारीक कपड़े से छानो या किसी से भी छानो, तो उसमें काफ़ी सारे बैक्टीरिया या कुछ भी उसमें कण होते हैं वो एक तो बाहर निकल जाएंगे। दूसरी बात, उसको गर्म कर लो, यानी कि गर्म करने पर क्या होगा, जैसे पानी को उबालेंगे तो बैक्टीरिया वगैरह ही नष्ट हो जाते हैं। फिर वापस से उसको ठंडा करके फिर छान कर उसको पियो, फिर पीने लायक पानी बन जाता है। नदी, तालाब इत्यादि में नहाना एवं कपड़े धोना मना है, आपको पता है। समय समय पर इसकी सफाई होनी चाहिए, क्योंकि स्वच्छ जल है तो स्वस्थ कल है। यानी कि क्या बात कर रहा है कि अपन नदी तालाब का पानी इतना ख़राब ना करें, उनमें जैसे नहाने धोने की अनुमति नहीं हो, और पानी स्वस्थ होगा तो ही हम स्वस्थ होंगे, है ना। जल स्वच्छ है तो ही हम स्वस्थ कल हैं, वरना वो हम भी क्या हो जाएंगे, पानी के साथ साथ बीमार हो जाएंगे। अब इस प्रकार की कौन सी बीमारियां होती हैं उन पे अपन चर्चा करेंगे कल, ठीक है। तब तक के लिए